अच्छा यार, सब लोग ज़रा तवज्जो कर लें। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो क्या है? जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जब आपने HTML के साथ काम करना है या डेटाबेस के साथ काम करना है, वो हमेशा आपकी यूज़ होनी है। सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर आज वाला है। तो अगर आज के लेक्चर में किसी को कन्फ्यूजन हो तो बगैर पूछे वो ना आ जाए, वरना आगे फिर वो परेशानी में मुब्तला रहेगा बंदा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज वाले लेक्चर में कोई बंदा कन्फ्यूजन ना छोड़े अपने माइंड में। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एसोसिएटिव एरेज। चलने से पहले हीटअप हो गया? हीटअप कैसे हो गया? चलते साथ ही इसके जो अरे की लेंथ है, ठीक है, उससे एक कम इंडेक्स होता है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो अगर मैंने नेक्स्ट वैल्यू डालनी है अरे के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो लेंथ है ना, एक्चुअली उसी इंडेक्स पे अब न्यू वैल्यू आएगी। ऐसे ही है। अगर अरे के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं तो चौथी वैल्यू कहाँ पड़ी है? थर्ड पोजीशन पे। अगर मैंने अब 5वीं वैल्यू डाली है तो वो कौन सी पोजीशन पे आएगी? 4 कौन सी पोजीशन है जो कि न्यू वैल्यू ऐड करने से पहले अरे की लेंथ थी? ऐसे ही है। तो अगर मैं अरे का काउंट ले लूँ और मैं कहूँ कि जो अरे का काउंट है ना, उस पोजीशन में न्यू वैल्यू डाल दो, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो खुद ब खुद उससे नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी। पता लगा किसी को? क्या बोला? इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? 4 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। आखिरी वैल्यू कौन से नंबर पे पड़ी है? 3 नंबर पे। और वैल्यूज़ कितनी है? 4। मैंने एक न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो वो कौन सी पोजीशन पे आएगी? 4 पे। तो इसका मतलब है जो अरे की लेंथ है एक्चुअली वो न्यू वैल्यू का इंडेक्स बनेगी। ऐसे ही है कि नहीं? जो अरे की लेंथ है वो अगर कोई न्यू वैल्यू आने लगी है उसकी पोजीशन बनेगी कि नहीं बनेगी? कैसे भला? अगर मेरे पास अरे में 10 वैल्यूज़ हैं, मैंने 11वीं वैल्यू डालनी है, तो 11वीं वैल्यू की क्या पोजीशन बनेगी? 10 बनेगी ना। तो 11वीं वैल्यू डालने से पहले अरे की लेंथ कितनी थी? 10। तो अगर हम अरे की लेंथ को यूज़ कर लें तो फिर भी काम चल सकता है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आपने ये वाला काम करना है तो आपने न्यू वैल्यू डालने से पहले अरे की लेंथ ले लेनी है। ये ना हो आप एक दफ़ा लेंथ लेके बैठ दें और आप कहें जी इसी के अंदर वैल्यू डाल दे रहे हो, तो वो तो पोजीशन वही की वही रहेगी। जिस तरह के मैंने ये अरे की लेंथ ली, तो अरे की लेंथ कितनी थी यहाँ पे? 4। क्या थी अरे की लेंथ? अरे की लेंथ थी यहाँ पे 4। ठीक हो गया? इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी? एक्चुअली ये स्टेटमेंट यही करेगी। यही नहीं करेगी? अरे काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? अरे काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 4 पड़ा हुआ है ना? क्या पड़ा हुआ है? 4 पड़ा हुआ है। अगर मैं यही काम एक दफ़ा फिर कर दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली वैल्यू 5 पे आ जाएगी। अरे के काउंट के अंदर 4 ही पड़ा हुआ है, तो वो वैल्यू 4 के अंदर ही ओवरराइड हो जानी है। तो जब भी आपने अगर ऐसा काम करना है, आप नहीं चाहते कि मुझे कैलकुलेट करनी पड़े कि क्या पड़ा कि लास्ट वैल्यू किस इंडेक्स पे आनी है, तो आप न्यू वैल्यू डालने से पहले अरे की लेंथ ले लो और उस लेंथ पे आप वैल्यू डाल दो। कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बताने के लिए था। इसको अगर आप चाहो तो आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो, सिर्फ एक नई चीज़ बताने के लिए थी। ठीक हो गया? अच्छा, एसोसिएटिव अरे पढ़ते हैं हम। हमने अरे बनाई थी ठीक है। अब ये कोई चीज़ ना मज़े की नहीं बन रही।
मैंने मार्क्स बताए 70, 90, 60, 80, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 70 किसके मार्क्स हैं, 90 किसके हैं, 60 किसके हैं, 80 किसके हैं। ठीक है, इससे भी पहले आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जो हम अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दी हो ना, तो पीएचपी खुद ब खुद इसकी 0 पोजीशन बना देती है, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर हम चाहें तो हम खुद से भी पोजीशंस दे सकते हैं। जैसा कि पोजीशन देने का क्या तरीका है, हम यही वेरिएबल लेंगे। ठीक है, अगर पोजीशन देनी हो तो पहले पोजीशन लिखनी होती है, देन ये वाला साइन लगाना होता है, देन उसकी वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, अगर हम नहीं लिखते, हम एज इट इज लिख देते हैं, तो पीएचपी एक्चुअली यही काम कर रही होती है। पीएचपी खुद ब खुद उसको 70 को 0 पोजीशन असाइन कर देती है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है एरे के अंदर। एरे के अंदर अगर आपने किसी इंडेक्स को, किसी पोजीशन को कोई वैल्यू असाइन करनी है, एरे की डेफिनेशन के अंदर ही, ठीक है, जब आप अरे शुरू में डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर ही अगर आप पोजीशन बताना चाहते हैं तो आप, ये उसका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि ये पोजीशन है और ये उसकी वैल्यू है। जो ये हमने स्टेटमेंट लिखी है, एक्चुअली ये इस स्टेटमेंट का शॉर्टकट है। ठीक है, क्या है, इस स्टेटमेंट का शॉर्टकट है। तो पीएचपी खुद समझ आती है, अगर इस बंदे ने मुझे इंडेक्स नहीं दिए, पोजीशन नहीं दी, तो मैंने 0, 1, 2, 3 खुद ब खुद लगा लेनी है। 0 से लेके मैंने इंक्रीमेंट करते करते पोजीशन दे देनी है। एक्चुअली में ये काम ऐसे होता है। ठीक हो गया, एक्चुअली में ये काम ऐसे होता है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्मेट जो है वो पीएचपी ने हमें दिया है कि अगर हम चाहते हैं कि खुद ब खुद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन चलती रहें, खुद ब खुद एक इंक्रीमेंट के साथ 0 से लेकर पोजीशन चलती रहें, तो हमें ये शॉर्ट पोजीशन, ये उन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्मेट दिया हुआ है कि हम पोजीशन ना दें तो वो खुद ब खुद पहली वाली को 0 पोजीशन, दूसरी वाली को 1 पोजीशन, तीसरी वाली को 2 पोजीशन, और इसी तरह सो ऑन एक एक करके वो पोजीशन देता रहता है। ठीक हो गया, तो ऐसे एक्चुअली जो है ना वो पीएचपी जो एरे को ऐसे पोजीशंस देती है। ठीक है, अगर हम खुद से पोजीशन देना चाहें, हम चाहते हैं कि 0, 1, 2, 3 हम खुद देना चाहते हैं, तो हम ऐसे पोजीशंस दे सकते हैं। एक्चुअली में होता ऐसे ही है, लेकिन ये सिर्फ इसका शॉर्ट है। जैसे कि हमने वो एक चीज़ पढ़ी थी, सम इज इक्वल टू सम प्लस $a हमने पढ़ा था, और उसका शॉर्ट फॉर्मेट हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरह इस चीज़ का जो शॉर्ट फॉर्मेट है वो ये है, क्योंकि पीएचपी को खुद ही यहाँ पे पता लग जाता है कि जो अगली वैल्यू ऐड होने जा रही है वो सम के अंदर ही ऐड होने जा रही है, तो हमें यहाँ पे दोबारा बताना नहीं पड़ता। इसी तरह जब हम यहाँ पे एरे डिफाइन करते हैं, अगर हम पोजीशन नहीं बताते तो पीएचपी खुद समझ आती है, अगर इसने पोजीशन नहीं बताई तो मुझे 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन देते रहना है। जितनी लेंथ है वहाँ तक मैंने एक एक इंक्रीमेंट करके पोजीशन देते जाना है। ठीक है, तो एक्चुअली में एरे ऐसे बनती है, लेकिन हम क्योंकि पीएचपी के सेम टू सेम वही पोजीशन यूज़ करना चाहते होते हैं, तो हम यहाँ पे पोजीशन नहीं देते। तो पीएचपी एक्चुअली यही कर रही होती है कि इसको यहाँ पे ये पोजीशन दे देती है, इसको यहाँ पे 1, इसको 2, इसको 3, ऐसे वो सोन निज़ाम चलता रहता है। एक्चुअली में ये काम ऐसे ही होता है। ठीक है, क्या होता है, आपने पोजीशन का नाम बताना है, नंबर बताना है, सॉरी, यहाँ पे आपने असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एरे के अंदर जो पोजीशन को वैल्यू असाइन करनी होती है वो ऐसे करनी होती है। इसको अगर मैं यहाँ पे इको $marks 0 इंडेक्स करूँगा तो आपको 70 डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, हो गया, ठीक हो गया। और अगर मैं ये काम नहीं करता और मैं ये काम करता हूँ, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है कि ये निज़ाम ठीक चल रहा है हमारा। तो एक्चुअली हम इस शॉर्ट फॉर्मेट को यूज़ करते हैं इसकी जगह। बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये नहीं कि आपने जब नंबरिंग वाली एरे यूज़ करनी है तो आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। नंबरिंग वाली एरे में आपने यही फॉर्मेट यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है पीएचपी ने आपको फैसिलिटी दी है कि वो खुद से पोजीशन दे देती है, 0, 1, 2, 3 करके वो खुद ब खुद नंबरिंग असाइन कर देती है। जैसा कि कुछ रजिस्टर आता है जिनमें पहले से नंबरिंग लगी होती है, आपने बस नाम लिखने होते हैं। लेकिन कुछ जिस तरह एक्सेल शीट है उसमें ऑलरेडी नंबर लगे होते हैं आपके पास। ठीक है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे आएँ, ठीक है, लेट्स सपोज एक रजिस्टर है, मैं एक रियल वर्ल्ड की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबरिंग लगी हुई है,
लेकिन यही काम अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके पोजीशन बतानी पड़ेगी खुद से, ठीक है। तो PHP हमें क्या कहती है, PHP कहती है कि आप पोजीशन नहीं बताओगे तो मैं खुद ब खुद पोजीशन उसको असाइन कर दूंगी, पहली वाली को 0, दूसरी को 1, तीसरी को 2 और चौथी को 3, ठीक है। एक्चुअली में ये काम ऐसे होता है, ठीक है। तो जब आपने नंबरिंग वाली अरे यूज़ करनी है इस तरह की, तो आपने ये काम नहीं करना एक्चुअली में। बताने का मकसद ये है कि हम इससे रिलेटेड कुछ आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अरे में असाइनमेंट ऐसे होती है वैल्यूज़ की, ठीक है। अब मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई कि यहाँ पे 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लग जाए तो मैं यहाँ पे शायद कमेंट्स डाल दूँगा, अच्छा ये जी इंग्लिश है, ठीक है। कुछ लोगों ने करने की कोशिश की थी, कुछ लोगों ने अलग अरे यूज़ की नेम्स की, और फिर सेम नंबर पे जो है ना वो नाम यूज़ किए, और फिर जब लूप चलाया तो सेम उसी अरे में से उसी इंडेक्स का नाम दिखाया, और दूसरी अरे में से उसी इंडेक्स का उसका नंबर दिखाने की कोशिश। कैसे किया उन्होंने, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने खूबसूरत तरीके से अरे लिखनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब लंबी हो जाती है ना अरे तो फिर वो आगे तक चली जाती है, तो मैं फिर इस तरह लिखना प्रेफर करता हूँ। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि नंबर थे इतने ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा था। तो खूबसूरती के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ताकि ना आपकी जब लाइन आपके पास 10-15 वैल्यूज़ हो जाएंगी तो बहुत लंबी लाइन बन जाती है, फिर वो आगे जाके स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। तो कोड खूबसूरत बनाने की कोशिश किया करें। ठीक है, उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उन्होंने ये करने की कोशिश की, इको पहले सब्जेक्ट नेम्स का 0 इंडेक्स, ठीक है, बल्कि इसको कोर्स के अंदर ही लिख देते हैं। अगर मैं शो करवाना चाहता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट के कौन से मार्क्स हैं, इसके आगे उन्होंने इक्वल साइन लगाया, फिर उन्होंने यहाँ पे मार्क्स का वही वाला इंडेक्स शो करवा दिया, सिर्फ दिखाने के लिए। एक्चुअली में दोनों का रिलेशन कोई भी नहीं है, दोनों अलग अलग अरेज हैं, लेकिन देखने में लगेगा कि इंग्लिश के 70 मार्क्स हैं, ठीक है। इसी तरह इन्होंने जब इसी काम को जब उन्होंने लूप में किया तो उन्होंने ऐसे किया, आपको बोला क्यों मसले आए थे, आपने वेरिएबल के नाम बड़े ना कंफ्यूजन रखे हुए थे। टोटल मार्क्स में क्या रखा हुआ है, मार्क्स में कुछ रखा हुआ है, तो वेरिएबल के नाम जब आप ठीक रखोगे ना, फिर आपको इस तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अकाउंट में आपने वो प्लस कर लिया सारा कुछ, ठीक है। वो एक्चुअली काउंट एक रिप्रेजेंट करता है कि एक नंबर होगा जो कि इंक्रीमेंट हो रहा होगा, काउंटिंग हो रही होगी, तो उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ा। अकाउंट ने आपको प्लस करके दे दिया, लेकिन उसका नाम एक अच्छा खूबसूरत नाम, साफ़ सुथरा नाम, डिस्क्रिप्टिव नाम रखना है, ताकि आपको बाद में खुद से समझ आ जाए कि क्या हो रहा था। ठीक हो गया। अरे की लेंथ मैंने ले ली, काउंट डॉलर मार्क्स, और यहाँ पे ये दिखा दिए, ठीक है। और यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है। और फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा करने की कोशिश की, 0 की जगह यहाँ पे आप उन्होंने $i लिखा, यहाँ पे $i लिखा, और ये कुछ ऐसा निज़ाम बन गया, ठीक है। ऐसे करने की कोशिश। एक्चुअली ये इंग्लिश अलग रे में पड़ा है, 70 अलग रे में पड़ा है, उर्दू अलग रे में पड़ा है, 90 अलग में है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे करके दिखा के दो अलग अलग रे में सेम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लेके उनको दिखा के एक रिलेशन दिखाने की कोशिश की कि ऐसे होगा, ठीक है। जो कि एक मुश्किल काम लगता है ना आपको, कि समझ नहीं आ रही कि वो अलग है वो अलग है, रिलेशन कोई नहीं ना, ये अलग चीज़ है, अलग रे है, ये अलग रे है, इन दोनों को जो है ना वो इकट्ठा दिखाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ PHP के अंदर होनी चाहिए कि ये 0.23 से मेरी जान छूटे, मैं कोई अपने नाम यहाँ पे रख सकूँ कि अच्छा यार ये इंग्लिश है, ये मैथ है, ये उर्दू है। तो उसमें PHP ने हमें ये दिया है ऑप्शन
कि हम अपने नाम की पोजीशंस भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपने नाम की पोजीशन 0 1 2 3 की जगह अपने नाम भी रख सकते हैं, लेकिन अपने नाम जब रखेंगे वो करैक्टर्स होंगे तो उसको हम बगैर कोट्स के तो नहीं लिख सकते, हमें वो कोट्स में लिखने पड़ेंगे, फिर पोजीशन कोट्स में देनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा, जब हमने PHP की पोजीशन यूज़ नहीं करनी, अगर हमने PHP की पोजीशन यूज़ करनी है तो फिर हम ये काम नहीं करते, फिर हम ऊपर वाला काम कर लेते हैं, तो पोजीशन खुद ब खुद 0 1 2 3 लग जाती हैं। अगर हम PHP की पोजीशन यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, हम इसकी जगह अपनी पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 की जगह इंग्लिश लिखूँगा। जब इंग्लिश लिखूँगा तो इंग्लिश क्योंकि करैक्टर है तो ऐसे मुझे नहीं लिखने देगा, तो मुझे इसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ऐसे या ऐसे दोनों तरह से लिखा जा सकता है, कोई ममानियत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं सिंगल कोट में लिखना पसंद करता हूँ, तो मैं सिंगल कोट में लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, लेकिन अब होगा क्या, मसला क्या होगा, जो लूप चलाया था, लूप तो एक्चुअली PHP की जो पोजीशन ही 0 से 1 चलती है काउंटिंग के साथ, उसके ऊपर तो वो कारआमद था। अब मेरे पास जो पोजीशन है वो 0 1 2 3 तो है नहीं, पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश, मैथ, उर्दू। जब मैं मार्क्स डिस्प्ले कराऊंगा तो सब्जेक्ट नेम को ख़त्म कर देते हैं। अब मार्क्स के 0 पोजीशन पे कुछ पड़ा हुआ है, मार्क्स के 0 पोजीशन पे कुछ पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। मार्क्स पे अब 0 पोजीशन है ही नहीं, तो क्या होगा हमारे साथ, एरर आएंगे। अनडिफाइंड ऑफसेट 1, जब तक लूप चलता रहना उसने आपको अनडिफाइंड ऑफसेट क्या है, पोजीशन एक्चुअली, ठीक है। ऑफसेट क्या है, पोजीशन। तो 0 पोजीशन तो अब है ही नहीं अरे के अंदर, क्योंकि हमने पोजीशंस को खुद से डिफाइन किया। इंग्लिश रखा, मैथ रखा, उर्दू रखा, इस्लामिक स्टडीज़ रखा, हमने पोजीशन के नाम खुद से डिफाइन कर दिए। इसे कहते हैं एसोसिएट इंडेक्सेस। एसोसिएट मतलब खुद से बताए हुए, खुद से एसोसिएट किए हुए इंडेक्सेस। PHP के इंडेक्सेस यूज़ नहीं कर रहे हम, ठीक है। प्री डिफाइंड इंडेक्सेस कौन से हैं, 0 1 2 3, जो कि PHP खुद ही असाइन कर देती है। अगर हम वैल्यूज़ दे दें वो खुद ही 0 1 2 3 4 5 6 पे वैल्यूज़ डाल देती है। हमने अब वो इंडेक्सेस नहीं यूज़ किए, ठीक है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कुछ कि यार 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, समझ नहीं आ रही कुछ। मैंने अगर मार्क्स स्टोर करने हैं तो मुझे पता होना चाहिए, अच्छा यार ये इस नंबर वाले मार्क्स, ये इस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये इस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये इस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो मैंने जब PHP ने मुझे फैसिलिटी दी हुई थी कि मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पोजीशन अपनी लिख सकता हूँ, तो मैंने पोजीशन अपनी लिख दी। लेकिन अब मसला अगला आ गया, अब उस पर फॉर लूप चलना नहीं है। वो फॉर लूप तो एक्चुअली काउंटिंग भी चलना है ना, जहाँ पे काउंटिंग चल रही होगी, इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा होगा, डिक्रीमेंट हो रहा होगा, कुछ इस तरह की चीज़ों में फॉर लूप चलेगा। अब 1 2 हमें क्या पता इंग्लिश क्या है, मैथ क्या है, उर्दू क्या है, तो मसला आ गया। अब क्या करेंगे, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हम फॉर लूप तो यहाँ पे चलना नहीं ना है, फॉर लूप ने क्या करना है एक्चुअली, आप वहाँ पे एक वैल्यू साइन कर सकते हैं, उसकी कोई कंडीशन लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू कुछ भी, और प्लस प्लस कर सकते हैं, या माइनस माइनस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास नंबरिंग वाली तो पोजीशन ही नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसका मतलब है कि फॉर लूप तुम्हारा चलने वाला है नहीं, तो इसको तो हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। एसोसिएट अरे पे इसे कहते हैं एसोसिएटिव अरे, ठीक है। जो आपसे मैं पूछ रहा था सिंगल कोड के अंदर क्या लिखा है, उसे एसोसिएट इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और जो $पोस्ट की आप अरे मुझे बता रही थी, एक्चुअली ये कुछ और है, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वो एक्चुअल अरे क्या है, एसोसिएटिव अरे है। जिस अरे के अंदर खुद से दिए हुए इंडेक्स आपने लगाए हों उसे कहते हैं एसोसिएटिव अरे। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव अरे, जिसमें हम खुद से इंडेक्स दे दें। जिसमें हम खुद से इंडेक्स नहीं देते वो अपनी आपकी प्री जो है ना वो इंडेक्सेस, प्री डिफाइंड इंडेक्सेस वाली अरे होती है, सिंपल अरे होती है। अब क्या करेंगे हम ये करेंगे $marks, और उसके अंदर जब जारी बात है जब आपने उसका इंडेक्स डिस्प्ले करना है तो वो जब नंबरिंग होती थी, क्योंकि वो नंबर होते थे उसमें मुझे सिंगल कोड लगाने नहीं पड़ते थे। अब मैं अगर इंग्लिश पे क्या पढ़ा है वो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि ये करैक्टर है तो मुझे यहाँ पे कोड्स भी लिखने पड़ेंगे। अब वो डबल कोड, सिंगल कोड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि करैक्टर है तो आपको कोड्स यूज़ करने हैं।
जब ये करूँगा तो इंग्लिश वाले जितने भी मार्क्स इंग्लिश में जो मार्क्स पढ़े हैं वो मुझे दिखा देगा। 70 मार्क्स इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। ठीक हो गया? ठीक है। इसी तरह तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मसला फिर वो हम मुझे कहते हैं ना जितने दी पोती होती आँख लोती। हमने लूप चलाया था, अब वो लूप वाला मसला ख़त्म हो गया। अब देखो उर्दू के मार्क्स मैं बता रहा हूँ ये हैं, इंग्लिश मैथ के मार्क्स ये हैं, और इस्लामिक स्टडीज़ के जो मार्क्स हैं वो ये हैं। ठीक है, मार्क्स तो डिस्प्ले हो गए। तो अब यहाँ पे मेरे पास 10 वैल्यूज हो तो मैं अब 10 इको करता फिर। इसमें भी बात देखो ना, इसमें भी तो सिमेट्री है कि नहीं? इंडेक्स की बजाय आपके पास हर चीज़ तो कॉमन है। तो ये फायदा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन पूछो। सबसे पहला तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, तो अगर हमने ऐसे ही करना था, डॉलर साइन है ना, इंग्लिश डाल के कर लेते, तो उसमें हमारे क्या कहते हैं जी, ये चीज़ एक्स्ट्रा हमें देनी पड़ी, ये चीज़ ब्रैकेटें भी एक्स्ट्रा देनी पड़ी, मार्क्स भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, है ना जी? हैं? अब हमें कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करनी है। जारी बात अगर PHP ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम अपने इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, तो PHP ने इसका कोई हल भी दिया होगा। उसको पता है यार कि अगर अपने इंडेक्स दिए हैं तो इस पर फॉर लूप तो चलना नहीं, तो PHP ने इसका कोई अल्टरनेटिव दिया होगा हमें। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? उसे कहते हैं फॉर ईच। फॉर ईच लूप है, उसमें क्या लिखना पड़ता है आपको? फॉर ईच लिखना है, ब्रैकेट्स लगानी है छोटी वाली, आपको अरे का नाम लिखना है, स्पेस डालनी है, आपको एज लिखना है, देन आपको स्पेस डालनी है, आपको यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जिसके अंदर आपके पास एक पूरी जो है ना वो अरे की जो वैल्यू है, या पूरी अरे की जो ये वाली पोजीशन है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल समझ लो, ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो आपकी एक वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो 70 हमने डिस्प्ले करवाना था, 90 करवाना था, 60 करवाना था, 80 करवाना था। ठीक है, इसके अंदर मैं कह देता हूँ जी नंबर कह देता हूँ मैं। ठीक है, मार्क्स एज नंबर। अब जितने भी इसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी होंगी उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा, और हर दफ़ा नंबर के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो कि हम शो करवाना चाहते थे। ठीक है, हर दफ़ा मैं यहाँ पे इको करूँगा डॉलर नंबर, और BR का टैग लगाऊंगा, तो ये सेम वैसे ही चलेगा जैसे कि ये ऊपर वाली चीज़ें चल रही थी। ठीक है, ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है। अभी इसके आगे आपको एक और चीज़ भी इसके अंदर बतानी है फॉर ईच लूप के अंदर। ठीक है, जिस तरह के लेट्स सपोज आप कह रहे हो जी मैं अगर यही काम करना था, नंबर ही सारे चाहिए थे, तो फिर ये मैथ इस्लामिक स्टडीज़ मैं कैसे शो कराऊँ, ये भी आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल आप ये देख लें कि फॉर ईच लूप जो है ना वो इन अरे के ऊपर चल रहा है। जो हमारा फॉर लूप चलना बंद हो गया था, हमें मल्टीपल लाइन लिखनी पड़ी थी, सिर्फ नंबर भी शो कराने के लिए मल्टीपल लाइन लिखनी पड़ी थी। ठीक है, तो कम अज़ कम हमारे नंबर अब जो है ना वो इस लूप से प्रिंट हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, क्या होगा, जितनी भी अरे के अंदर वैल्यूज़ होंगी, अब ये फॉर ईच लूप जो है ये आपकी इस अरे के ऊपर भी चल सकता है। फॉर ईच लूप ने क्या करना है, जितनी भी अरे की वैल्यूज़ है उतनी दफ़ा चलना है, और जो उसकी वैल्यू है वो इस जहाँ पे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई भी आप ABC भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो टेम्परेरी तौर पे वेरिएबल बना करेगा और उसके अंदर वैल्यू आ जाया करेगी। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कुछ भी। आप इसको वैल्यू कह सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, ये क्या होगा, अरे के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी दफ़ा लूप चलेगा। ठीक है, और एक एक करके वो आपकी हर दफ़ा वो इस वैल्यू के अंदर अगली वैल्यू डाल दिया करे। पहली दफ़ा वैल्यू डालेगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। अगली दफ़ा जब लूप चलेगा तो इसके अंदर अगली वैल्यू आ जाएगी, अगली दफ़ा चलेगा अगली वैल्यू आ जाएगी, अगली दफ़ा चलेगा अगली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें वो प्लस प्लस वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया। लेट्स सपोज अगर मैंने ये ना किया होता काम, मैंने यही काम किया था जो मैंने ऊपर किया हुआ है, तो फिर भी ऐसे ही चलना था। ठीक है, मतलब कि जो प्री डिफाइंड इंडेक्सेस वाली अरे है उसके ऊपर भी फॉर ईच चल जाता है। फॉर ईच का मकसद क्या है, अरे के अंदर जितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं, चाहे जो से मर्जी इंडेक्सेस हैं, जितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं उसने सारे के सारी एक एक करके आपको देते रहना है। अगर आपको इसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है तो आप वैल्यू को ऊपर सारा काम कर सकते हैं। वैल्यू के अंदर एक एक करके हर दफ़ा न्यू वैल्यू आती रहेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे $sum = 0 कर दिया,
और मैं हर दफ़ा जो वैल्यू आ रही है उसको सम के अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ और एंड पे उनका सम दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सम इज़ 300, तो वो ऐसे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये वो क्या कर रहा है, फॉर ईच मास, मतलब कि मास के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं हर एक के लिए, फॉर ईच। ठीक है, मास के अंदर क्या है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो हर वैल्यू के लिए लूप चलेगा और उसको हर वैल्यू के लिए जब लूप चलेगा तो हर दफ़ा मतलब आइट्रेशन में जो सी आइट्रेशन चल रही होगी वो वैल्यू आपके पास इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। वो शुरू से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा और एक एक करके इसके अंदर वो वैल्यू को चलाता रहेगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे करके वो वैल्यू को प्रिंट कराता रहेगा, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। हाँ जी, कौन सा ये वाला? हाँ, ये जो आपने यहाँ पे लिख देना है ना, तो जब लूप चलना है, लूप में जो हर आइट्रेशन में जो वैल्यू आनी है वो उसने वैल्यू में डाल देनी है। ठीक है, अगर 10 दफ़ा लूप चलेगा तो पहली दफ़ा वाली जो वैल्यू होगी वो पहली वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी, अगली दफ़ा जब लूप चलेगा तो दूसरी वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल देना ना, हर दफ़ा जब लूप चलेगा तो वो वैल्यू, जिस तरह कि पहली दफ़ा जब लूप चला तो 70 वैल्यू के अंदर आ गया। ठीक है, जब लूप ख़त्म हो गया, अगली दफ़ा जब लूप चला तो 90 वैल्यू के अंदर आ गया, जब थर्ड आइट्रेशन तीसरी दफ़ा चला तो 60। आप इसमें शो भी करवा दो कि वैल्यू इसके अंदर अभी फिलहाल ये वैल्यू कर, ये देखो, ये करवाई तो है मैंने, यानी हर दफा वैल्यू की है वैल्यू प्रिंट करवा, वैल्यू प्रिंट करवाई है, ये देखो ठीक है ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या होगा निज़ाम, सम को या प्रिंट करवा देना, हाँ चलो सम को भी अंदर प्रिंट करवा देते हैं। उसके आगे फिर वैल्यू ऐड कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले 70 था, सम के अंदर खाली था, तो 70 जब उसमें ऐड हुआ तो सम 70 हो गया। जब अगली दफ़ा लूप की आइट्रेशन अगली दफ़ा चलेगी तो 90 उसके अंदर होगा वैल्यू के अंदर, तो सम के अंदर क्या पड़ा था पहले 70 के अंदर जब 90 प्लस हुआ तो 160 सम हो गया। ठीक है, अब सम के अंदर 160 पड़ा हुआ, जब लूप की अगली आइट्रेशन चली, ठीक है, अगली लाइन पे जब वो आया, ठीक है, एक्चुअली ये रो वाइज, इसको आप रो वाइज ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के मैं आपको अगर इधर दिखाऊँ, यहाँ पे आपके पास 60 था, 70 था, 80 था, 90 था, 100 था, तो जब ये चलेगा ये 1 बाय 1 चलेगा। सबसे पहले ये वैल्यू जो है ना वो आपके पास आएगी, जो ब्रैकेट से आपने लिखा होगा वो सारा ऑपरेशन अप्लाई होगा, अगली दफ़ा वो वैल्यू के अंदर ये दे देगा, अगली दफ़ा ये दे देगा, अगली दफ़ा, जब तक अरे ख़त्म नहीं हो जाएगी उसने प्रिंट करते रहना। हमें अब कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम यहाँ पे अरे के अंदर आगे कंडीशन लगाते थे कि 9 तक चलाओ, 10 तक चलाओ, 11 तक चलाओ, अरे की लेंथ काउंट करते थे कि जी यहाँ तक चलाना है, यहाँ तक नहीं चलाना है, अब वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, जितनी भी वैल्यूज़ होनी है उसने उतनी दफ़ा लूप चला देना 1 बाय 1 करके। ठीक है, 1 बाय 1 करके उसने ये हर वैल्यू के लिए उसने ये आइट्रेशन, ये वाली, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा हर वैल्यू के लिए वो ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। पहले 70 के लिए, देन 90 के लिए, ठीक है, देन 60 के लिए, देन 80 के लिए। ठीक है, चार वैल्यूज़ पड़ी हैं अरेज के अंदर, तो 4 दफ़ा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये 2 लाइनें। अगर मैंने कुछ और भी इसके अंदर लिखा होगा वो भी 4 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा 1 बाय 1। ठीक है, लेकिन ये तरतीब वाइज चलेगा, जिस तरह आपने अरे डिफाइन की होगी उसी तरतीब से ये चलेगा। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ लूप चलेगा कैसे। फर्स्ट टाइम आपके पास वैल्यूज इक्वल टू 70 होगी सबसे पहले। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सम में क्या आ जाएगा आपके पास, 0 प्लस 70 कितना होता है, 70 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम वैल्यू में आ जाएगा आपके पास 90, तो सम में कितना पड़ा, 70। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब सम क्या हो जाएगा 160,
ठीक है। अगली दफ़ा वैल्यू में क्या आएगा, उससे अगली वैल्यू जो कि 80 है। अगली दफ़ा वैल्यू में अगली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अब वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, अब वो लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो किया होगा वो चलेगा, जब तक वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होती उसने चलाते रहना है। अगर मैं उसके अंदर ऊपर जाके अंदर और वैल्यूज़ डाल दूंगा तो वो 2 दफ़ा और चलेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये 2 दफ़ा और चलेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, जो कि मैं लगाया करता था यहाँ पे आके। जो ये कंडीशन मुझे लगानी पड़ती थी ना कि लेस दैन इक्वल टू काउंट तक जाओ, ठीक है, वो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर ईच लूप ने क्या करना है, जितनी वैल्यू होनी उतनी दफ़ा लूप चला। एक्चुअली वो हमने क्या करना होता था, क्यों लगाते थे यहाँ पे ये, कि जितनी भी अरेज के अंदर वैल्यूज़ हैं मुझे सारी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये नहीं लगाता, मैं यहाँ पे 3 लगाता तो मुझे लूप तो 3 दफ़ा चलेगा बस, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से अगर मुझे सारी वैल्यू चाहिए होती थी तो मैं अरे की लेंथ कैलकुलेट करता था और मैं यहाँ पे वो कंडीशन लगा देता कि भाई जब तक अरे की लेंथ तक नहीं ना तो पहुँच जाते, तब तक सारी वैल्यूज़ मुझे चाहिए। लेकिन फॉर ईच लूप ने आपकी इतनी आसानी कर दी कि आपको कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उतनी दफ़ा आपके पास वो लूप चलना है। जब वो वैल्यूज़ ख़त्म हो जानी उसने बाहर आ जाना है। ठीक है, हाँ आपको मैंने चला के दिखाया, देखो ना यहाँ फॉर लूप का फ़ायदा होता है जब हमें इंडेक्सेस की ज़रूरत पड़ती है ना, तब उसका फ़ायदा होता है। मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे जाके पढ़ेंगे डेटाबेस के साथ उसके साथ, तो हर जगह पे फॉर लूप नहीं काम करता, फॉर ईच लूप नहीं काम करता। ठीक है, ज़्यादातर फॉर ईच लूप जो है ना वो आपकी जहाँ पे दूसरे इंडेक्सेस होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो फॉर लूप के साथ काम चला लेते हैं। लेकिन आप फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस तरह का मैंने टेबल प्रिंट करना था 10 तक, ठीक है, वहाँ पर अरे तो इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, जहाँ पे अरे इन्वॉल्व हो वहाँ पे आप फॉर ईच लूप आंखें बंद करके लगा सकते हैं। जहाँ पे अरे नहीं हो वहाँ भी अभी आपको लूप चाहिए, आपको 10 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, वहाँ पे तो फॉर ईच लूप तो नहीं ना चलना, वहाँ पे आपको फॉर लूप चलाना पड़ना कि 1 से लेकर 10 तक पाकिस्तान प्रिंट कर दो। है इसके अंदर कंडीशन नहीं, जितनी वैल्यूज़ हैं ये चलते है ही अरे के लिए। ठीक है, फॉर ईच लूप जो है स्पेसिफिक टू अरे, फॉर ईच लूप स्पेसिफिक टू अरे, ये बनाया ही अरे के लिए गया है। जो हमें टेंशन होती थी यार, अच्छा पहले यहाँ पे कंडीशन में 10 लगाएं 5 लगाएं, फिर उसके लिए हमें अरे की लेंथ काउंट करनी पड़ती थी। ठीक है, क्या करनी पड़ती थी, अरे की लाइट चला दूँ, क्या करनी पड़ती थी। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, क्यों नहीं करनी पड़ती, कैसे कर देता है सारे से, किस तरह शो कराता है फॉर ईच लूप क्या करता है, अरे के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी दफ़ा उसने आपकी अंदर वाली कंडीशन चला देनी है। ये कंडीशन या अंदर जो भी आपने लिखा हुआ है सारा कुछ, क्या बोला। ठीक है, जहाँ पे भी अरे है आप आंखें बंद करके फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। फॉर लूप का भी फ़ायदा है, फॉर लूप किसी और जगह पे काम आता है जहाँ पे अरे ना हो, वहाँ पे फॉर लूप चलता है। ठीक है, जिस तरह की आपने काउंटिंग करनी है या कुछ भी करना है आपने, वहाँ पर आपका फॉर लूप चलता है। ठीक है, वाइल लूप भी कुछ जगह पे चलता है, वो जब हम डेटाबेस से काम करेंगे तब आपको बताऊंगा, वहाँ पे वाइल लूप भी चलना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे फॉर ईच लूप ने आपकी ज़िंदगी कर दी आसान। जब भी आपने अरेज के साथ काम करना है आपको कंडीशन कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, ना आपने वेरिएबल 0 लेना है, ना उसको प्लस प्लस करना है, ना कंडीशन लगानी है, हैं। ठीक है, तो आपको फॉर ईच लूप चलाना है, उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी वो 1 बाय 1 उनके लिए आपकी अंदर वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, हमने हर वैल्यू को एक एक करके प्लस करना था, तो हमने कहा जी फॉर ईच लूप हम लगाते हैं, उसमें क्या होगा 1 बाय 1 मुझे एक एक वैल्यू मिलती जाएगी, उसको मैं ऐड करता जाऊंगा और नेक्स्ट बिट में बाहर आऊँगा तो मेरे पास वो सारी वैल्यूज़ सम अप होके पड़ी होंगी। ठीक हो गया। अब चाहे आप एसोसिएट इंडेक्स यूज़ करो ना करो, आप फॉर ईच लूप लगाओ, जितनी भी उसमें वैल्यूज़ होंगी वो आपको मिल जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का था या नहीं था, अब अगर मैंने ये जो मैंने इंडेक्स अपने डिफाइन किया था, अगर इनको मैं प्रिंट भी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँ। अगर मैंने जो तो 0 1 इंडेक्स था उनका मैंने क्या प्रिंट करना, तो 0 1 2 3 आ गए। अगर मैंने अपने इंडेक्स डिफाइन किया वो मैंने कुछ ही किसी वजह से डिफाइन किए है ना, किसी
वजह से डिफाइन किया क्योंकि मुझे आगे उनकी ज़रूरत थी। तो अगर मैं वो भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो फिर क्या होता है आपके पास यहाँ पे एक और पैरामीटर फॉर ईच लूप के अंदर आता है जिसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप उसको इंडेक्स लिख लें, आप उसको पोजीशन लिख लें, ठीक है, आप उसको ऑफसेट लिख लें, कुछ भी लिख लें, इंडेक्स लिख लें, ठीक है, ये लिखना है आपने और यहाँ पे एरो साइन लगा देना। ठीक है, क्या करना है आपने, एज के बाद आपने ये लिखना है और एरो साइन लगा देना। इससे क्या होगा कि जो इंडेक्स है इसके अंदर आपके पास वो जो पोजीशन हर दफ़ा जो आइट्रेशन चल रही होगी उसके अंदर जो पोजीशन आ रही होगी वो आपकी इंडेक्स के अंदर स्टोर हो जाया करेगी, वैल्यू के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाया करेगी और इंडेक्स के अंदर इंडेक्स स्टोर हो जाया करेगा। ठीक है, अब मैं आपको इंडेक्स शो भी करा के दिखा देता हूँ। सम फिलहाल मैं यहाँ प्रिंट करवाने छोड़ता हूँ, मैं दिखाता हूँ जी। ठीक हो, मास ऑफ पहले अंदर ही लगा के देख लेते हैं, शायद अंदर ही निज़ाम बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देते हैं। हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? इंडेक्सेस तो आ गए हैं लेकिन क्यों आ गए हैं? हमने वो वाली एरे को हमने वो वाली एरे को अब देखो उसने इंडेक्स सही बताया ना हमें, 0 1 2 3 4 5 है ना, सही बताया हमें। पहले हम ये इंडेक्सेस कैसे गेट करते थे, $i की बेस पे हम $i को शो कर देते हैं, बताता था यार ये इंडेक्स है। ठीक है, तो अब हमें एक्चुअल इंडेक्स पता लग रहा है, जो भी इंडेक्स है जो PHP ने उसको दिया हुआ था या हमने दिया हुआ था वो उसका डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया, तो ऐसे आपके इंडेक्स के अंदर इंडेक्स। ठीक है, एक्चुअली आपकी हर जो यहाँ पे आप इसको ना आप रो कह सकते हैं, ठीक है, या हर स्पेसिफिक वैल्यू का जो इंडेक्स होगा जहाँ पे भी स्पेसिफिक वैल्यू पड़ेगी आप उसको रो से रेफ़र करें अगर आप, तो आपके लिए ज़्यादा समझने में आसानी होगी कि हर दफ़ा जो 1 बाय 1 हमें रो मिलती जाएगी, उसका इंडेक्स हमें इंडेक्स के अंदर और वैल्यू के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। अब इन वेरिएबल का नाम आप अपने से रख सकते हैं, इसको आप पोजीशन भी कह सकते हैं, वैल्यू को आप नंबर भी कह सकते हैं, जो मर्जी कह दें, ए भी कह सकते हैं, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, तो भी कोई मसला नहीं। राइट और लेफ्ट, ठीक है, या लेफ्ट और राइट कह दो। ठीक है, राइट मिडल, ठीक है, वो जो भी होगा लेफ़्ट के अंदर आपका पोजीशन आ जाया करेगी, राइट के अंदर उसकी वैल्यू आ जाया करेगी। ठीक है, तो आपके पास ऐसे निज़ाम चल जाया करेगा। तो आपको ये यहाँ पे लेफ़्ट करना पड़ेगा, इसको राइट करना पड़ेगा और इसको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं। ठीक हो गया, ओके कि नहीं ओके? एक और भी चीज़ आपने को देखनी है, अगर आपके पास यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, इंडेक्स अगर आपके पास आ रहा है तो आप ये राइट को यूज़ करने की बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि ना, आपको इंडेक्स का तो पता ही है कि कौन सा इंडेक्स है मास का, तो आप इसकी जगह पे ये भी तो यूज़ कर सकते हैं। असल में तो मसला इंडेक्स का ही था ना, फॉर लूप में हमें इंडेक्स मिलना बंद हो गया था, एसोसिएटेड इंडेक्स को हमने खुद डिफाइन किए होते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इंडेक्स आना है लेफ्ट के अंदर। लेफ्ट को यार इंडेक्स ही कर दें, लेफ्ट सही वर्ड नहीं है, ऑफ साइड कर देते हैं क्योंकि ऑफ साइड PHP इसको समझती है। ठीक है, या इसको पोजीशन ही कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशन तो हमारे पास आ ही रही है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, आप ऐसे वैल्यू ले लो या आप ऐसे वैल्यू ले लो, दोनों ही सेम तरीके हैं। सॉरी राइट ही है, वैल्यू कर दो। ठीक हो गया, दोनों ही सेम तरीके हैं, आप जो यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। ठीक हो गया, क्या भला हुआ ठीक है नहीं हुआ? क्या हुआ भला, ये समझ नहीं आई क्या हुआ ना, है ना, नहीं समझ आई?
ठीक है। नहीं आई। हमने जब अपने इंडेक्स डिफाइन करने शुरू किए थे तो फॉर लूप तो काम करना बंद कर गया था ना। क्यों काम करना बंद किया था? क्योंकि फॉर लूप में तो काउंटिंग शाउंटिंग होती है ना। हमें इंडेक्सेस अपने डिफाइन किए थे। फॉर लूप को हम कैसे बताएं हमारे क्या इंडेक्सेस हैं? ठीक है, तो फिर हमने फॉर ईच लूप यूज़ किया जिसमें वो हमें इंडेक्स भी बताता है अगर हमें ज़रूरत पड़े। अगर हमें नहीं ज़रूरत तो हम इसको ये चीज़ ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर ये चीज़ ख़त्म कर देंगे तो हमें पोजीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ वैल्यू मिलेगी। अगर पोजीशन भी चाहिए तो हमें ये चीज़ लगानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, हमें इसमें पोजीशन मिल जाएगी और इसमें वैल्यू मिल जाएगी, और फिर आप जो करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्या बोला, ठीक हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी फॉर ईच लूप के आने से। अब आपको ना वो अरे की लेंथ काउंट करनी है, ना आपको वो लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू के चक्कर में पड़ना है। आपने चुप करके फॉर ईच लूप लगाना है। अब इसके अंदर जाके जितनी मर्जी वैल्यू डालते रहो, कोई मसला नहीं। फॉर ईच लूप ने सारी वैल्यूज प्रिंट कर देनी है। फॉर ईच का मतलब यही है, फॉर एवरी वैल्यू इन अरे, फॉर ईच वैल्यू इन अरे, फॉर ईच रो इन अरे। ठीक है, फॉर ईच का नाम ही ऐसा डिफाइन किया गया है, फॉर ईच। ठीक है, हर एक आइट्रेशन जो है ना वो आपको एक नई वैल्यू देगी अरे में से, और जब एंड हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा, लूप ख़त्म हो जाएगा और फिर वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद बाकी कोड चलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपने आके यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। जब तक फॉर लूप नहीं ख़त्म होता तब तक यही चीज़ बार बार चलती रहेगी, जब तक फॉर ईच लूप के अंदर वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर हम कुछ और भी डाल लेते हैं वैल्यूज़। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? सामने है ना, कौन सी चीज़ें सुनाना है, फ्रंट एंड या बैक एंड? फ्रंट एंड बोथ, बैक एंड तो इतना सा कोई चीज रह जाता है। ये चीज़ फ्रंट एंड में मज़े है ना, एरर नहीं आता ना। फ्रंट एंड एरर नहीं। इनको ये नहीं पता कि फ्रंट एंड मुश्किल है, उसमें एरर नहीं जॉब है। PHP का तो मज़ा ही है कि अगर आपका काम नहीं चला उसने आपको एरर दे देना है। उसका भी एरर शो है, नहीं नहीं साइड पे वो उसको काटा भी लगा, कुछ भी नहीं लगा, वो तो ओवरराइड हो रहा है। नहीं अगर गलत लगा दिया ना उसके साथ, गलत नहीं, वो एरर नहीं होता, वो तो आपकी मिस्टेक है। वो तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है ना। ये भी तो मिस्टेक की वजह से है। नहीं, मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता। मैं यहाँ पे पोजीशन तो आपने गलत पैडिंग, गलत प्लॉट कुछ दिया हुआ है, आपने बाद में ढूंढ लिया था मैंने कहाँ दिया था। अभी आपको मैं रंजन बना रहे हैं बैकएंड आसान है। बैकएंड इसलिए थोड़ा सा आसान क्या है, वैसे बैकएंड थोड़ा सा है होता मुश्किल ही है। आसान हाँ, लॉजिकल एरर अगर PHP में आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे। फिर आपको नहीं पता ना, आपने उसमें तो चलो अपने अंदर लगा लिया ना, अच्छा यार ये चीज़ साइड पे शो हो रही है, नहीं पता लगा क्यों हो रही है, पैडिंग तो खत्म कर दोगे नहीं। लैंग्वेज क्या है ना, आपको यूनिक लैंग्वेज आती है, हाँ फिर आप लॉजिकल एरर पे जाएंगे। हाँ, बेसिक जो ना वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपने अच्छे से देख लेना है मैंने वेरिएबल को क्या कहाँ पे कैसे यूज़ किया है। अगर आपने कहीं पे अरे बना ली है, बाद में उस अरे को एज ए सिंगल वेरिएबल तो नहीं यूज़ कर रहे कहीं, उस अरे को एज ए अरे ही, उसको अरे ही समझना है। वो मल्टीपल वैल्यूज उसके अंदर हैं, वो सिंगल वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं होगी। जब भी यूज़ होगी मल्टीपल, उसके अंदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आपने हमेशा जब उसको यूज़ करना है तो साथ में उसका इंडेक्स बता के उसको रेफ़र करना है अगर आपको उसकी सिंगल वैल्यू चाहिए, वरना वो पूरी की पूरी ग्रुप ही जो ना जहाँ भी आप यूज़ करेंगे पूरा ग्रुप ही होगा वहाँ पे। ठीक हो गया? अच्छा तो जो वर्डप्रेस है वो सारी PHP में यूज की गई जी अपने तो वो फ्रंट एंड यूज किया हैं, इसलिए फ्रंट एंड तो नहीं है, फ्रंट एंड लैंग्वेज जो फ्रंट एंड लैंग्वेज कोई नहीं है, सारा कुछ है उन्होंने नहीं वो हाँ PHP है। बाकी जो है वो जो सारा कुछ शो हो रहा होता है ना, वो उन्होंने कोई आसमान से न्यू लैंग्वेज मंगवाई है, उसमें शो होता है सारा कुछ। यार इनपुट्स कहाँ से आती है, HTML भी है सारा कुछ। वही चीज़ है, लेकिन उन्होंने ना जो आपने स्पेसेस नज़र आ रही हैं, आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, स्टाइलिंग नज़र आ रही है, कलर लगा हुआ है, वो सारी HTML जैसे ही है। पढ़े हैं ना, वो आपको कहते हैं जाके कोड नहीं कॉपी करना, उठा के लगा दें। ये सारा जहाँ पे भी आपको कोई टैग नज़र आएगा वो HTML है। मतलब वो वर्डप्रेस कह रहा है कि कोड मैं लिख दूंगा, आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो।
फ्रंट एंड उसमें ये है नेक्स्ट आपका टास्क बहुत इजी मैं देने लगा हूँ। और बैक एंड PHP में काम प्लगइन हो सकती है क्या? लेकिन WordPress भी आना चाहिए। हाँ समझदार।